नमस्कार, सुस्वागतम। कैसे हो आप सब? मुझे आशा है कि आप सब कुशल मंगल होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे क्योंकि परीक्षाएं नजदीक हैं। तो हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ, और उसके अंतर्गत जो हमारा आदिकाल है, वीरगाथा काल है, उसका जो अंतिम प्रकरण है प्रकरण 4 फुटकल रचनाएं, उसके अंतर्गत भी जो हमारे अंतिम रचनाकार है विद्यापति जी, उनको हम आज देखने वाले। और आज हमारा जो क्या है, हमारा आदिकाल समाप्त हो जाएगा और हम इसके बाद भक्ति काल की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए बिना समय को गवाए बढ़ते हैं आगे। तो विद्यापति के बारे में शुक्ल जी क्या बोलते हैं, कैसे जो तथ्य है वो बनते हैं, कैसे जो कथन है वो महत्वपूर्ण है वो बनते हैं, कहाँ से शुक्ल जी के कथन बनते हैं, कहाँ से शुक्ल जी के जो विशेष तथ्य बनते हैं, जहाँ से प्रश्न बनते हैं, वो सब हम देखते हुए चलेंगे। और ये जो क्लास आपको पता ही है सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है हिंदी साहित्य की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। विद्यापति जो है अपभ्रंश के अंतर्गत जो विद्यापति है, अपभ्रंश के अंतर्गत इनका उल्लेख हो चुका है। अपभ्रंश के अंतर्गत हमने देखा था कई बार विद्यापति जी का नाम उल्लेख हुआ था और कई सारी जो बातें हैं इनके बारे में बताई, भाषा को लेकर भी। पर जिसकी रचना के कारण ये मैथिल कोकिल कहलाए वह इनकी पदावली है। इन्होंने अपने समय की प्रचलित मैथिली भाषा का व्यवहार किया है। विद्यापति को बंग भाषा वाले अपनी ओर खींचते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर शुक्ल जी के सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। किसके कारण? पदावली के कारण। तो शुक्ल और विद्यापति की रचना कौन सी है? पदावली है। 3-4 जो है तथ्य यहाँ पर निकल कर आ चुके हैं। इन्होंने अपने समय की प्रचलित मैथिली भाषा का व्यवहार किया था, इसी कारण ये मैथिल कोकिल कहलाए हैं। विद्यापति को बंग भाषा वाले अपनी ओर खींचते हैं, इसी कारण से सर जॉर्ज गैरसन ने भी बिहारी और मैथिली को मागधी से निकली होने के कारण हिंदी से अलग माना है कि ये जो है बिहारी और मैथिली को मागधी से निकली होने के कारण हिंदी से अलग माना है कि ये हिंदी नहीं है। पर केवल भाषा शास्त्र की दृष्टि से कुछ प्रत्ययों के आधार पर ही साहित्य सामग्री का विभाग नहीं किया जा सकता। शुक्ल जी कह रहे हैं चलो ठीक है, जॉर्ज गैरसन जी ने मान लिया कि ये दोनों जो है मैथिली और मागधी से निकली है। बिहारी और मैथिली को जो है बिहारी और मैथिली को मागधी से निकली है, लेकिन इसी आधार पर हम साहित्य को तो विभाजन नहीं कर सकते हैं। कोई भाषा कितनी दूर तक समझी जाती है इसका विचार भी तो आवश्यक होता है। किसी भाषा का समझा जाना अधिकतर उसकी शब्दावलियों या जिसे वोकैबुलरी कहते हैं पर अवलंबित होता है। यदि ऐसा न होता तो उर्दू और हिंदी का एक ही साहित्य माना जाता, यानी कि अगर ऐसा ना होता तो हिंदी और उर्दू का एक ही साहित्य माना जाता। आगे वो बोल रहे हैं शुक्ल जी, खड़ी बोली, बांगड़ू, ब्रज, राजस्थानी, कन्नौजी, बैसवाड़ी, अवधी इत्यादि के रूपों और प्रत्ययों का परस्पर इतना भेद होते हुए भी सब हिंदी के अंतर्गत मानी जाती हैं। यानी कि इनमें रूपों और प्रत्ययों में बहुत अंतर है। खड़ी बोली में, बांगड़ू में, ब्रज में, राजस्थानी में, कन्नौजी, बैसवाड़ी, अवधी में, पर इतना भेद होते हुए भी सब हिंदी के अंतर्गत मानी जाती है। इनके बोलने वाले एक दूसरे की बोली समझते हैं। ये जो सब भाषी है, इनकी सब एक दूसरे की बोली थोड़ी थोड़ी समझते हैं। बनारस, गाजीपुर, गोरखपुर, बलिया आदि जिलों में आयल, आइल, गैल, गैल, हमार, तोहार आदि बोले जाने वाले पर भी वहां की भाषा हिंदी के सिवाय दूसरी नहीं कही जा सकती। कि ये जो है जो पूर्वी क्षेत्र है, बनारस हो गए, गाजीपुर हो गए, गोरखपुर हो गए, बलिया हो गए, यहाँ पर आयल, गैल, हमार, तोहार इस प्रकार से बोला जाता है। तो उस कारण से भी वो जो भाषा है वो हिंदी के सिवा दूसरी नहीं, यानी कि वो भाषा हिंदी ही है। कारण है शब्दावली की एकता। अतः जिस प्रकार हिंदी साहित्य बीसलदेव रासों पर अपना अधिकार रखता है, उसी प्रकार विद्यापति की पदावलियों पर भी कथन महत्वपूर्ण हो सकता है। जिस प्रकार हिंदी साहित्य बीसलदेव रासों पर अपना अधिकार रखता है विद्यापति, उसी प्रकार विद्यापति की पदावली पर भी ये कथन महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा और कथन भी देख लेते हैं, इसको भी देख सकते हैं। जॉर्ज गैरसन ने बिहारी, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन फिर भी देख सकते हैं। हाँ, ये और देख सकते हैं, किसी भाषा, ये वाला, किसी भाषा का समझा जाना अधिकतर उसकी शब्दावली यानी कि
लड़ी पर अवलंबित होता है। यदि ऐसा नहीं होता उर्दू और हिंदी का एक ही साहित्य माना जाता। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगारी के ही हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट ये तथ्य देख सकते हैं कि विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण है। अलग अलग दोनों अलग कथन लेकर पूछे जा सकते हैं कि विद्यापति के पद किस प्रकार के हैं। तो अधिकतर श्रृंगारी हैं। किसने कहा है? शुक्ल जी ने कहा है। जिनमें क्या है? नायक और नायिका है, लेकिन नायक और नायिका कौन है? राधा और कृष्ण है। इन पदों की रचना जयदेव के गीत काव्य के अनुसरण पर ही शायद की गई हो, कि जो जयदेव का गीत गोविंद था उसके आधार पर किया गया हो। इनका माधुर्य अद्भुत है। विद्यापति शैव थे। विद्यापति क्या थे? शैव थे। ये एक तथ्य महत्वपूर्ण हो जाता है। इन्होंने इन पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की, भक्त के रूप में नहीं। यानी कि इन्होंने जो रचना की है वो श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्त के रूप में नहीं की है। तो इसी प्रकार ये श्रृंगारी है। विद्यापति को कृष्ण भक्ति की परंपरा में न समझना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भक्ति की दृष्टि से नहीं रखा है। किस दृष्टि से रखा है? श्रृंगारी तास की दृष्टि से रखा है। इसी प्रकार ये भक्त नहीं स्वीकार किए जा सकते, शुक्ल जी बोल रहे हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट कथन, जो मुझे नहीं लगता कि कोई परीक्षा छूटी होगी कि यहाँ से प्रश्न ना पूछा गया हो, कौन सा? कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसा ही विद्यापति के इन पदों को भी। सूर आदि कृष्ण भक्तियों के श्रृंगारी पदों की भी ऐसी लोग आध्यात्मिक व्याख्या चाहते हैं। पता नहीं बाल लीला के पदों को वे क्या करेंगे। इस संबंध में यह अच्छी तरह समझ रखना चाहिए कि लीलाओं का कीर्तन कृष्ण भक्ति का एक प्रधान अंग है। जिस रूप में लीलाएं वर्णित है उसी रूप में उनका ग्रहण हुआ है, और उसी रूप में वे गोलोक में नित्य मानी जाती है। जहाँ वृंदावन, यमुना, निकुंज, कदम्ब, सखा, गोपियां इत्यादि सब नित्य रूप में है। इन लीलाओं का दूसरा अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं। पूरा कथन इंपोर्टेंट है। साथ ही साथ आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताए, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। आगे है, यहां से और भी आगे बढ़ सकता है। एक अलग कथन ये भी हो सकता है कि एक अलग भी कर सकते हैं, साथ में भी रख सकते हैं कि यहाँ से कि सूर आदि कृष्ण भक्तों के श्रृंगारी पदों की भी ऐसे लोग आध्यात्मिक व्याख्या चाहते हैं। पता नहीं बाल लीलाओं के पदों का वे क्या करेंगे। यहां तक ये पूरा एक कथन भी यहां से यहां तक पूछा जा सकता है, यहां से यहां तक भी पूछा जा सकता है। साथ ही साथ यहां से सूर के और यहां तक भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये कथन किसका है, किसके लिए किया गया है। कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, ये कथन किसके लिए बोला गया है? तो विद्यापति जी के लिए बोला गया है। इस संबंध में ये अच्छी तरह समझ रखना चाहिए कि लीलाओं का कीर्तन, ये वाला भी कथन इंपोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। विद्यापति संवत 1460 में तिरहुत के राजा शिव सिंह के यहां वर्तमान थे। उनके 2 पद नीचे दिए जाते हैं। तो विद्यापति जो कहां के किसके वो थे? तो ये राजा शिव सिंह के यहाँ मतलब रहते थे। सरस बसंत समय भल पाविल, दक्षिण पवन बह धीरे। तो ये इनकी जो काव्य है उनके जो है पद यहाँ पर दिए गए हैं। सपने हूँ रूप वचन इक भाषे, मुख से दूरी करू चीरे। तोहर बदन सम चांद ओ अथि नहीं, कैया जतन बिह कैले। कैर बैरी काटी बनावल, नव के तयो तुलित नहीं भेला। लोचन तोय कमल नहीं बह सक, से सग में नहीं जाने। से फिर जाए लुकेलन, जह मह पंकज निज अपमाने। भन विद्यापति सुन बर जोवती, ई सम लक्ष्मी समाने। राजा शिव सिंह रूप नारायण, लक्ष्मी देही प्रतिभाने। तो ये शिव सिंह का यहाँ पर उल्लेख हुआ है, और ये शिव सिंह के जब उसमें रह रहे थे तो उस समय के ये
पद यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत परीक्षा में नहीं पूछे गए, लेकिन फिर भी हम देखते हुए चलते हैं। काली कहे पिए सांझ ही रे, जाइबो मई मारू देश, मोहे अभागिल नहीं जानल रे, संग जैतव जोगिनी बेस, हृदय बड़ तारुण के रे, पिया बिनु बिहरी न जाए, ए सयान सखी सुतुल रे, अच्छल बल्लभ निसी भोर। ये और भी है, विद्यापति कवि गवाल रे। तो ये उनकी भाषा को दिखाने के लिए ही या उनकी पंक्तियों को दिखाने के लिए ही यहाँ पर ये दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं। मोटे हिसाब से वीर गाथा काल महाराजा हमीर के समय तक ही समझना चाहिए। मोटे हिसाब से बोल रहे हैं शुक्ल जी कि जो वीर गाथा का समय कहाँ तक समझना चाहिए, हमीर के समय तक ही समझना चाहिए। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो कथन पूछा जा सकता है। उसके उपरांत मुसलमानों के साम्राज्य भारत में स्थिर हो गया और हिंदू राजाओं का न तो आसपास में लड़ने का उतना उत्साह रहा, न मुसलमानों से। जनता की चित्तवृत्ति बदलने लगी। शुक्ल जी जहां भी जाते हैं जनता की चित्तवृत्ति पर बहुत ध्यान देते हैं। तो क्या बोले शुक्ल जी, जनता की चित्तवृत्ति बदलने लगी और विचारधारा दूसरी ओर चली। मुसलमानों के न जमने तक तो उन्हें हटाकर अपने धर्म की रक्षा का वीर प्रयत्न होता रहा, पर मुसलमानों के जम जाने पर अपने धर्म के उस व्यापक और हृदयग्राह्य रूप के प्रचार की ओर ध्यान हुआ जो सारी जनता को आकर्षित रखे और धर्म से विचलित न होने दे। आगे है, इसी प्रकार स्थिति के साथ साथ भावों तथा विचारों में भी परिवर्तन होता गया, पर इससे यह न समझना चाहिए कि हमीर के पीछे किसी वीर काव्य की रचना ही न हुई हो। यानी कि अब वो देखा जाए तो शुक्ल जी बोल रहे मोटे तौर पर, ये वाली बात है कि मोटे तौर पर तो हमीर के समय तक समझना चाहिए, लेकिन ये भी ना समझना चाहिए कि उसके बाद कि हमीर के पीछे किसी वीर काव्य की रचना ही नहीं हुई होगी। समय समय पर इस प्रकार के अनेक काव्य लिखे गए। हिंदी साहित्य के इतिहास की एक विशेषता यह भी रही है कि एक विशिष्ट काल में किसी रूप की जो काव्य सरिता वेग से प्रभावित हुई, वह यद्यपि आगे चलकर मंद गति से बहने लगी, पर 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास में हम उसे कभी सर्वथा सूखी हुई नहीं पाते हैं। कि वो जो एक परंपरा चलती है, ये इम्पोर्टेंट है, तो वो क्या है, वो परंपरा चलती रहती है। यानी कि हिंदी साहित्य, ये वाला इंपॉर्टेंट रख सकते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास की एक विशेषता यह भी रही है कि एक विशिष्ट काल किसी रूप की जो काव्य सरिता वेग से प्रभावित हुई, वह यद्यपि आगे चलकर मंद गति से बहने लगी, पर 900 वर्षों के, क्योंकि शुक्ल जी ने 900 वर्ष का हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, तो वो जो सरिता है उसे हम कभी सर्वथा सूखी नहीं पाते हैं। यानी कि उस प्रकार की रचनाएं जैसे वीरता वाली है, तो वीरता वाली रचनाएं लगातार चलती रही हैं, चाहे एक कवि लिख रहा हो, 2 कवि लिख रहा हो, 10 लिख रहा हो, लेकिन चलती रही है। कोई भी परंपरा एकदम से समाप्त नहीं हो जाती और आज के समय में वीर गीत लिखे जाते हैं, ऐसी बात शुक्ल जी कह रहे हैं। तो ये तो हुआ हिंदी साहित्य का इतिहास का जो आदिकाल है, यहाँ पर होता है, यहाँ पर समाप्त। और हम अब बढ़ेंगे भक्ति काल की तरफ, जो शुक्ल जी ने नाम दिया है पूर्व मध्य काल या भक्ति काल। यहाँ से हम अगली क्लास प्रारंभ करेंगे। और आदिकाल हम संपूर्ण पढ़ चुके हैं, जिसमें सामान्य प्रकरण यानी कि प्रकरण 1 सामान्य परिचय, प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य, प्रकरण 3 देशभाषा काव्य और प्रकरण 4 पुटकल रचनाएं हम देख चुके हैं। और इसको आप बार बार अगर देखेंगे, 2-3 बार अगर आप देख लेंगे शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ को, तो आपके दिमाग में बन जाएगा कि शुक्ल जी बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसानी से, मतलब बहुत अच्छे से समझाते हुए शुक्ल जी चलते हैं। एक एक बात को विश्लेषित करते हुए चलते हैं कि कौन सी तथ्य जो है कैसे वो समझाएं, मतलब एक एक तथ्य को, मतलब छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान रखते हुए चलते हैं, भाषा के दृष्टिकोण को, परंपरा को, और कैसे जो समाज का स्वरूप बदलता है उसको, सारी चीजों को देखते हुए चलते हैं। तो शुक्ल जी को पढ़ना तो भाई बहुत ही जरूरी है। और साथ ही साथ जब इतने अच्छे समझाते हुए कोई पढ़ा रहा है, तो सीधी सी बात है, या समझा रहा है शुक्ल जी ही,
तो क्यों ना उसे पढ़ा जाए। तो शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास की इसी क्रम को, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम अगली क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। क्लास अच्छी लगे तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर जुड़े रहना चाह रहे हैं, और लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन क्लास खत्म हो रही है, क्लास लेकिन पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए।